Hello student, welcome to KPS online classes. Today we are going to study chapter number 3 of class 8 synthetic fiber and plastic. Before I am going to start this chapter, let me introduce myself. I am Rekha Rathod, your science teacher. आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने हुए होते हैं और जो कपड़ा होता है उसे हम फैब्रिक कहते हैं और ये फैब्रिक फाइबर्स से बने हुए होते हैं और कपड़ों के अलावा फाइबर्स का यूज और भी बहुत सारे घरेलू सामान को बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ए सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंड टुगेदर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी एक लंबी चेन होती है जो ह्यूमन आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। अब आपका एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं पॉलीमर बहुत सी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। अब ये जो छोटी छोटी बहुत सी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं इनको हम मोनोमर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं मोनोमर वह स्मॉल सिंगल यूनिट होता है जिससे मिलकर पॉलीमर बनते हैं और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए हम मोतियों की माला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मोती होते हैं वो यहाँ पर एज ए मोनोमर काम कर रहे हैं और मोती से बनी हुई वो लंबी माला एज ए पॉलीमर काम कर रही है और मोती से मोतियों की माला बनाने का जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसमें हमारा फर्स्ट है रेयॉन। रेयॉन को हम पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल का भी यूज करते हैं। रेयॉन कॉटन के फाइबर पे कुछ केमिकल लगाकर बनाया जाता है जिससे उसका सिल्क जैसा टेक्सचर हो जाता है। सिल्क क्योंकि बहुत महंगा और इजीली अवेलेबल नहीं होता है इसलिए रेयॉन सिल्क का एक बेटर सब्स्टिट्यूट साबित हुआ। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सिल्क के समान ही एक रेशा बनाया जिसको रेयॉन का नाम दिया गया। हमारा सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन कोल, वाटर एंड एयर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया 1931 के अंदर। यह पहला टोटली सिंथेटिक फाइबर है। यह स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेटेड होता है। यह लस्चरस होता है और इजी टू वॉश होता है। नायलॉन का यूज हम सॉक्स, रोप, टेंट, कार सीट, बेड, बेल्ट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें बनाने में कर सकते। नायलॉन का रेशा स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर। ये भी सिंथेटिक फाइबर ही होते हैं। पॉलिस्टर का उपयोग अधिकतर कपड़े बनाने में होता है क्योंकि इस कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं आती है और ये इजी टू वॉश भी है, इसलिए ये काफी पॉपुलर भी हुआ। टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर ही है। इसके धागे बहुत ही पतले होते हैं। सेकेंड है PET, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। ये भी एक फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का जिसका उपयोग हम बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में यूज करते हैं। अब पॉलिस्टर के अंदर अलग अलग तरह के फाइबर्स मिला के कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाए गए जैसे है पॉलीकॉट। पॉलिस्टर और कॉटन को आपस में मिक्सचर करके बनाया गया है। पॉलीवुल, पॉलिस्टर एंड वूल का मिक्सचर। एक्रिलिक फाइबर, बाजार में पाए जाने वाले स्वेटर और शॉल और बहुत से ऐसे कपड़े जो हम सर्दियों में यूज करते हैं वो एक्रिलिक फाइबर से बने हुए होते हैं। क्योंकि नेचुरल वूल बहुत कॉस्टली होता है और उसके कंपैरिजन में एक्रिलिक फाइबर बहुत ही चीप होता है तो ये बहुत पॉपुलर है। सिंथेटिक फाइबर सस्ते, सुंदर, टिकाऊ होने के बाद काफ़ी लोकप्रिय भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए किचन में हम उनको पहनकर काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल के कंपैरिजन में
सिंथेटिक फाइबर बहुत कम पानी सोखते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, काफ़ी टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं। ये महंगा भी कम होता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, आसानी से उपलब्ध होता है और इजी टू मेंटेन होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक। आज के समय प्लास्टिक बहुत यूजफुल है और बहुत सी प्लास्टिक हम हमारे लाइफ में यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम अगर अपनी लाइफ का पूरे दिन का रूटीन चेक करें तो उसमें से 80 to 90% हम वो चीजें यूज करते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। प्लास्टिक रिसाइकल हो जाती है। कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है, उसको बार बार हम किसी न किसी रूप में ढाल सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं जिसको हम बार बार बेंड या मोल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी। एक बार वस्तु बनाने के बाद गर्म करने पर पुनः नर्म नहीं होती है। ऐसी प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये मोस्टली इलेक्ट्रिक स्विचेस और बर्तन के हैंडल बनाने में यूज में आता है। मेलामाइन ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। ये फायर रेजिस्टेंट होता है। दूसरे प्लास्टिक की तुलना में ये ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है। इसका यूज हम टाइल्स एंड किचन वेयर बनाने में लेते हैं। यूजेज ऑफ प्लास्टिक का यूज हम फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर के रूप में ज़्यादा करते हैं। लाइट वेट होने के कारण प्लास्टिक का यूज एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और कार्स में भी होता है। रेगुलर यूज की बहुत सी चीज़ें जैसे कि चप्पल, फर्नीचर, डेकोरेटिंग पीसेज प्लास्टिक की बनी हुई होती है। रेगुलर यूज की बहुत सी चीज़ें जैसे कि चप्पल, फर्नीचर, सजावट के सामान जैसे जिसको हम डेकोरेटिंग पीस कहते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल होने के कारण प्लास्टिक से बाल्टी और मग भी बनाए जाते हैं। ये बाकी के मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर भी होते हैं। इसलिए वायर की कवरिंग के लिए, यूटेंसिल के हैंडल के लिए इस प्लास्टिक का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। हमने देखा कि प्लास्टिक के बहुत सारे यूज हैं, पर इन सारे यूज के बावजूद प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमने सुना है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसी तरह प्लास्टिक का ज़्यादा यूज भी हमारे एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसको डिकम्पोज होने में सालों साल लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो मैं बता दूं, मटेरियल को उनके डिकम्पोज होने के आधार पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, a material which get decomposed through natural process by the action of bacteria is known as biodegradable। यानी कि ऐसे मटेरियल जो नेचर के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से अपने आप ही सड़ गल जाते हैं और इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। जैसे कि सब्जी के छिलके, पत्ते। नॉन बायोडिग्रेडेबल, a material which is not easily decomposed by natural process is known as non-biodegradable। For example, plastic। यानी कि ऐसे मटेरियल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये नेचर में लंबे समय तक बनी रहती है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। और जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे पॉइजनस गैसेस इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और अगर ये डिकम्पोज भी होता है तो इसको काफ़ी समय लग जाता है, तो ये लंबे समय तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं, जिसके बहुत सारे पैथोजेनिक इफेक्ट होते हैं।
इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए और उसके जगह पर हम कपड़े या जूट का उपयोग कर सकते हैं, या प्लास्टिक के सामान की जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम नेचुरल जो चीजें होती हैं उनका यूज करें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमें 5R प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5R प्रिंसिपल क्या है। 5R प्रिंसिपल मीन्स फर्स्ट R स्टैंड फॉर रिड्यूस, यानी कि हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रीयूज, यानी कि अगर हमने किसी एक प्लास्टिक की चीज का उपयोग किया है तो ऐसा नहीं है कि सिंगल यूज के बाद हम उसको फेंक दें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वही चीज हम बार बार यूज करें ताकि इन्वायरमेंट में कम प्लास्टिक जाए। थर्ड इज रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण, यानी कि आपके पास में जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं जो बेकार पड़ी है या खराब हो गई है तो उसको बाहर फेंकने की बजाय आप उसको कबाड़ी वाले को दे दो ताकि वो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सके। फोर्थ है रिकवर और रिपेयर, यानी कि अगर आपके घर पे कोई भी ऐसी प्लास्टिक की चीज है जो खराब हो चुकी है या फिर ऐसी चीज है जो खराब तो हुई है लेकिन उसकी मरम्मत या उसकी रिपेयर हो सकती है तो नए खरीदने की बजाय आप उसी को रिपेयर करवाएं, क्योंकि जब आप नया खरीदते हो तो आप किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट में एक प्लास्टिक की मटेरियल को बढ़ा रहे हो, इसलिए उसका ही यूज करके उसे ही वापस सही करवाएं। फिफ्थ है रिफ्यूज, यानी कि उपयोग न करना। जहां तक हो सके प्लास्टिक की चीजों को अवॉइड ही करें। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो या आपको लग रहा है कि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बस यही है, तब आप प्लास्टिक की चीजों को खरीदें और उनको भी, जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है, रीयूज करें ताकि इन्वायरमेंट में प्लास्टिक कम से कम जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो हम हैं। दैट्स इट। थैंक यू।